हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हाई वोल्टेज टेस्ट के बारे में। देखिए, इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट आपने पढ़ा होगा। तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट को मेजर कर रहे थे, है ना। हर एक जगह का, चाहे वो आपका टैंक और कोर के बीच में हो या फिर फेज के बीच में हो। फेज मतलब जो कह रहे हैं एचपी का रहे या एलवी का रहे, किसी भी फेज के बीच में या फेज न्यूट्रल के बीच में हो, या फिर इंटर टर्न कॉइल हो या दो कॉइल के बीच में हो, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में, मतलब जहां भी रिक्वायर्ड है वहां तक का हम लोग इंसुलेशन मेजर किए, है ना। इंसुलेशन मेजर किए और ऐसा बोल रहे हैं कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो ये लगभग आपका 2 मेगा ओम से अधिक ही आएगा, चाहे जितना भी हो। अगर सही इंसुलेशन होगा, मतलब प्रॉपरली आप लोग इंसुलेशन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जहाँ की ट्रांसफार्मर तैयार किया जाता है, अगर वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया होगा, इंसुलेशन वगैरह बढ़िया गुड क्वालिटी का दिया हुआ रहेगा, तो 2 मेगा ओम से अधिक ही आएगा। ठीक है, तो अधिक आ रहा है, लेकिन हम लोग ये तो नहीं देखे कि अगर जितना भी अधिक आ रहा है, मान लीजिए 5 मेगा ओम आ रहा है या 8 मेगा ओम आ रहा है, तो जिस ट्रांसफार्मर के लिए डिजाइन किया गया है या जिस ट्रांसफार्मर के लिए वो इंसुलेशन रेसिस्टेंस का वैल्यू आया है, क्या वह उस ट्रांसफार्मर के लिए विथस्टैंड करेगा कि नहीं। मतलब कहने का है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है, उसमें जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस आपने मेजर किया वो हाई आया, करीब करीब आप मान लेते हैं 4 ओम या 5 ओम, मेगा ओम नॉट ओम, मेगा ओम में आया। लेकिन क्या वह 4 ओम या 5 ओम, 4 मेगा ओम या 5 मेगा ओम, ठीक है, 4 मेगा ओम या 5 मेगा ओम जो वैल्यू आ रहा है, क्या उतना इंसुलेशन रेसिस्टेंस को या उतना इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो वोल्टेज उस पर अप्लाई कीजिएगा, चाहे वह प्राइमरी वाइंडिंग का हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग, क्या वह टॉलरेट करेगा कि नहीं करेगा। ये तो हमने चेक नहीं किया था वहां इंसुलेशन रेसिस्टेंस में, बस इतना चेक किया था कि हाँ ये इंसुलेशन रेसिस्टेंस है। इंसुलेशन रेसिस्टेंस कितना है ये पता चल रहा था किससे, इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट से। लेकिन क्या जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस का वैल्यू आ रहा था कि वह विथस्टैंड करेगा कि नहीं करेगा हाई वोल्टेज को, यह चेक नहीं किए। तो यही चीज को चेक करने के लिए कि मतलब जितना भी इंसुलेशन रेसिस्टेंस आया, उस हाई इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मतलब चेक करने के लिए कि वोल्टेज को विथस्टैंड करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। समझ में आई बात, क्लियर है। हाई वोल्टेज टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, जो भी इंसुलेशन रेसिस्टेंस का वैल्यू मतलब स्ट्रेंथ कह सकते हैं, इंसुलेशन रेसिस्टेंस का स्ट्रेंथ कि वेदर वो टॉलरेट कर पाएगा हाई वोल्टेज की नहीं कर पाएगा, जिस वोल्टेज के लिए वह इंसुलेशन रेसिस्टेंस है वह वोल्टेज को वह सह सकता है कि नहीं, बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए हाई वोल्टेज टेस्ट भी जो होता है ना, वह मेनली दो प्रकार का होता है। एक तो आप कह सकते हैं ऐसे नॉर्मली हाई वोल्टेज टेस्ट एट अ पावर फ्रीक्वेंसी। पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, जो फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफार्मर डिजाइन किया गया है, जितना फ्रीक्वेंसी होगा ट्रांसफार्मर का, जैसे अभी इंडिया के लिए 50 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी मतलब रहता है और सारे ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज पे डिजाइन किए जाते हैं। तो 50 हर्ट्ज जो होगा वह उस ट्रांसफार्मर के लिए पावर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो एक तो किया जाता है हाई वोल्टेज टेस्ट एट अ पावर फ्रीक्वेंसी, और दूसरा एक इसी में हाई वोल्टेज टेस्ट का एक दूसरा प्रकार है, कह सकते हैं इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज एट अ डबल फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहाँ पे दो टाइप से ये टेस्ट को परफॉर्म किए जाते हैं, चेंजेस ज्यादा नहीं है, चेंजेस बस फ्रीक्वेंसी का है। एक होता है हाई वोल्टेज टेस्ट, जिसमें कि हम लोग जितना वोल्टेज जो मतलब रेटेड वोल्टेज जो होगा, जैसे अब मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर का 11/0.440 मान लेते हैं हम, ये वोल्टेज रेटिंग है ट्रांसफार्मर का, ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है ये मतलब ये प्राइमरी का रेटेड वोल्टेज, ये सेकेंडरी का रेटेड वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज रहेगा इसका डबल वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, डबल वोल्टेज से भी ज्यादा अप्लाई करते हैं इनफैक्ट। ठीक है, अब किस लिए करते हैं, वही इंसुलेशन का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कि जितने प्लेस पे आपने इंसुलेशन दिया है ट्रांसफार्मर के अंदर, क्या उस सारे जगह पे जो जो इंसुलेशन है टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं हाई वोल्टेज को। अगर नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं इंसुलेशन फेल्योर होगा। अब आप पूछ सकते हैं सर कि हम ऐसा करते क्यों हैं, क्यों चेक करते हैं, क्या जरूरी है कि हाई वोल्टेज अधिक वोल्टेज हम देके चेक करते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, वो लगभग आप कह सकते हो 24 आवर रनिंग कंडीशन पे है। ठीक है, तो कब ट्रांजिएंस के कारण कह सकते हैं या स्विचिंग वगैरह के कारण कब वोल्टेज बढ़ जाएगा, इसका कोई आइडिया नहीं रहता। अगर
स्विचिंग कारण वोल्टेज बढ़ेगा भी, अब कितना अधिक बढ़ जाएगा ये भी पता नहीं, समझ रहे हैं। स्विचिंग के कारण कह लिए या हाई वोल्टेज के कारण जब कभी हो सकता है, तो उन सब के कारण जो हाई वोल्टेज बढ़ जाता है कुछ ही समय के लिए भी अगर मान लीजिए बढ़ता है, जैसे कि मान लीजिए 11 केवी का साइड है, अब 11 केवी प्राइमरी साइड जो है आपका, तो प्राइमरी साइड के साइड में ही आप कह सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ के हो गया, अगर मान लेते हैं 22 किलो वोल्ट 11 की जगह पे कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू रहेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कह लीजिए या मिनट कह लीजिए, 1 मिनट के लिए हुआ मान के चलते हैं, तो अगर उस कंडीशन में स्विचिंग सर्ज के कारण जो हाई वोल्टेज होता है, और उस हाई वोल्टेज के कारण अगर ये 11 से मान लीजिए 15 वोल्ट ही हो गया, नहीं मानते हैं भाई 15 वोल्ट ही हो गया, लेकिन आपका तो रेटेड वोल्टेज 11 के भी है, 11 के भी है, तो इसका तो कैपेसिटी 11 के तक बर्दाश्त करने का है। अब यह 15 किलो वोल्ट बर्दाश्त करेगा क्या, नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर जल जाएगा, बर्न कर जाएगा, मतलब फॉल्ट हो जाएगा, समझ में आई बात। तो इसी चीज को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि मान लो कि कभी किसी सिचुएशन में कभी ऐसा कंडीशन आया स्विचिंग सर्जेस वगैरह के कारण हाई वोल्टेज हुआ, और हाई वोल्टेज के कारण अगर मान लो 30 सेकंड के लिए ही वोल्टेज बढ़ा, देखते हैं वोल्टेज जो फ्लक्चुएट करता है, मान लेते हैं कि 30 सेकंड के लिए ही अगर वोल्टेज बढ़ा, तो 30 सेकंड के लिए जो वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा, उस बढ़े हुए वैल्यू को वो बर्दाश्त कर पा रहा है कि नहीं, मतलब उस बढ़े हुए वोल्टेज को यह ट्रांसफार्मर बर्दाश्त कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसलिए भी हाई वोल्टेज टेस्ट को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। समझ में आ गई, मतलब आप ऐसा एक तरह से कह सकते हो कि कभी आप जाते हैं बॉडी का फुल चेकअप करवाने के लिए, बॉडी का फुल चेकअप करते हैं कि नहीं, पूरा टेस्ट मुझे करवाना, ऐसा होता है कभी का, तो ये जो हाई वोल्टेज टेस्ट है ना, इस जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का फुल टेस्ट है, आप ऐसा कर सकते हैं। ये टेस्ट अगर मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर जितने सारे पार्ट होता है ना, सबको ये टेस्ट कर लेता है कि किसके बीच में इंसुलेशन, कहीं भी अगर कम इंसुलेशन रेसिस्टेंस रहेगा ना, तो वहां पे शॉर्ट कर जाएगा, है ना, मतलब इंसुलेशन फेल्योर हो जाएगा, और इंसुलेशन फेल्योर हो जाएगा तो इंसुलेशन फेल्योर होने की वजह से क्या होगा, शॉर्ट होगा, तो ट्रांसफार्मर में सर्किट ब्रेकर हालांकि लगा के रखते हैं, तो सर्किट ब्रेकर हमारा क्या करता है, ट्रिप कर जाता है, और सर्किट ब्रेकर ट्रिप करने से ट्रांसफार्मर बच जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं इसका कुछ इस प्रकार से सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और कह सकते हैं कि हर एक जगह वोल्टेज को एक्सीड करने बढ़ाना संभव नहीं है। जैसे लेबोरेटरी में वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग जो कॉलेज में आप गए होंगे कभी, तो कॉलेज में देखे होंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर रखा हुआ रहता है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर का काम क्या रहता है, वोल्टेज को एट ए टाइम सेम टाइम पे बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है ना। तो ऑटो ट्रांसफार्मर या वेरिएक भी उसको बोलते हैं, उसको डिमर स्टेट भी आप बोल सकते हो, तीनों एक ही चीज है, ऑटो ट्रांसफार्मर कह लीजिए, डिमर स्टेट कह लीजिए, या फिर वेरिएक कह लीजिए, सब में वोल्टेज वेरिएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जनरली लेबोरेटरी में होता है। अब देखिए जब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर किया जाता है, यहाँ तो अधिक वोल्टेज की जरूरत होता है, लेबोरेटरी में तो कम वोल्टेज पे भी काम चल जाएगा, क्योंकि मतलब प्रैक्टिकल पर्पज से रखते हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो तो हैवी वोल्टेज रेटिंग का ट्रांसफार्मर बनाती है। मान लीजिए 11 के भी 440 हो सकता है, 66/33 बनाए, या हो सकता है 132/66 बनाए, 220/132 बनाए, 400/132 बनाए, 400/220 बनाए, या 765/400 बनाए, कुछ इस तरह से ट्रांसफार्मर मतलब केवी में बनाया जाता है। तो वोल्टेज क्या होगा, अधिक हो जा रहा है, मान लो कि 400 किलो वोल्ट है या 765 किलो वोल्ट रेटिंग हम बोल रहे हैं इसका, तो मान लेते हैं कि इतना वोल्टेज हम लाएंगे कहां से, जो कंपनी होगी वह कहां से लाएगा, ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ यूज होता है ना ट्रांसमिट करने के लिए, जो 400 किलो वोल्ट की बात कर रहा हूँ, या 220 केवी हो गया, या मतलब जो भी वोल्टेज रेटिंग हो गया, तो 220 केवी ही अगर आप मानते हो, तो 220 केवी कंपनी जो है, जो मैन्युफैक्चर करती है ट्रांसफार्मर का, वो कहां से लाएगी, क्योंकि ये तो ट्रांसमिशन वोल्टेज है। अब ये ट्रांसमिशन, इसको तो ऐसा नहीं है कि ये लैब अपने जो लैब बनाता है जहां पे कि टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वहां पे रखेगा 220 वोल्ट, ऐसा तो नहीं है। तो क्या करता है, वह एक ट्रांसफार्मर बनाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करता है, नथिंग बट वो भी एक ऑटो ट्रांसफार्मर के जैसा ही होता है, जो कि क्या करता है, वोल्टेज को एक्सीड करता है, मतलब वोल्टेज रेट जो रहेगा उसको बढ़ा देता है। समझ में आ रही बात, वोल्टेज को बढ़ा देता है, और जब वोल्टेज बढ़ा देता है तो अब जो बढ़ा हुआ वोल्टेज है वह क्या करता है, अप्लाई किया जाता है। अब देखिए इस टेस्ट में एक्चुअली में किया क्या जाता है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर कह लीजिए, या फिर आप इसको कह सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बट इसमें वेरिएशन रहेगा, ऐसा नहीं है कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के जैसा ये यूज होगा, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है।
होगा जब भी, तो वेरिएशन रहना चाहिए वोल्टेज में, ताकि आप वैरी करके मतलब वोल्टेज को अप्लाई कर सको, फिर स्लोली उसको रिड्यूस कर सको। तभी यहाँ पे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कभी नहीं होगा, लेकिन स्टेप अप होना अनिवार्य है। जब तक स्टेप अप नहीं होगा, हाई वोल्टेज आप कहाँ से ऑब्टेन कर पाओगे। तो ये हो गया, ये मान लेते हैं डेमोन्स्ट्रेट हो गया, या ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ पे हम जनरली स्टेप वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर ये टेस्टिंग ट्रांसफार्मर हो गया, और इस ट्रांसफार्मर का अंडर टेस्ट करना है, इस ट्रांसफार्मर को टेस्ट करना। अब देखिए, ये जो टेस्ट है प्राइमरी साइड भी किया जाएगा और सेकेंडरी साइड भी किया जाएगा, दोनों साइड किया जाता है। और हर एक वोल्टेज के लिए जो BIS है ना, जो इंस्टीट्यूशन कह रहे हो या संस्था है जो कि एक स्टैंडर्ड तय करती है, BIS जो है एक वोल्टेज दे रखी है, मतलब कि कितना वोल्ट अप्लाई करके उसको चेक करना। अब ये सारा प्रोसीजर है, देखो कह सकते हो आपकी ये आप इस मेथड से कनेक्ट कर लेते हैं। ये मेथड में क्या है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। जिधर अप्लाई करना है या जिधर टेस्ट करना है, मान लीजिए कि हाई वोल्टेज के साइड में हमें टेस्ट करना है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर को सर्किट ब्रेकर के सहारे हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज साइड में कनेक्ट कर देंगे, है ना, हाई वोल्टेज के साइड में कनेक्ट कर देंगे। रेस्ट ऑफ ऑल, मान लो जो भी वाइंडिंग वगैरह हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, या फिर आप कह लो टैंक वगैरह हो गया, जो भी रेस्ट पार्ट है, मतलब हम प्राइमरी में कनेक्शन दिया तो सिर्फ प्राइमरी में कनेक्शन देंगे, और रेस्ट पार्ट जो होगा बाकी जिसमें कि कनेक्शन का जरूरत नहीं है मुझे, उसको हम क्या करेंगे, अर्थ कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, जिसको कि मतलब एक वायर रहता है स्टील वायर से, उसको क्या घुमा के सबको एक से ही कनेक्ट करके अर्थ कर दिया जाता है। समझ में आ रही बात क्या की है। जैसे टैंक हो गया या सेकेंडरी वाइंडिंग हो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम प्राइमरी वाइंडिंग पे दे रहे हैं या हाई वोल्टेज पे दे रहे हैं, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गया, टैंक हो गया, और भी जो भी मेटल पार्ट होंगे, सारे मेटल पार्ट को हम क्या करेंगे, अर्थ कर देंगे, है ना। और ऑटो ट्रांसफार्मर को हम कहाँ करेंगे, HV साइड में कनेक्ट कर देंगे। अब समझना यहाँ पे, अगर मान लेते हैं कि ये HV साइड है, जैसे कि अलग अलग वोल्टेज रहेगा ना जी, यहाँ मान लो 11, कोई भी वोल्टेज हो सकता है, 33 किलो वोल्ट हो सकता है मान लो, या 11 किलो वोल्ट हो सकता है, या 440 वोल्ट हम मान के चल रहे हैं, 440 वोल्ट हो सकता है, कुछ इस तरह से। तो अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि 11 किलो वोल्ट होता है, तो 11 किलो वोल्ट पे ये 28 किलो वोल्ट हम अप्लाई करते हैं। 33 के भी रहता है, जिस पे हम 70 किलो वोल्ट करते हैं। अब अगर मान लो 440 किलो वोल्ट या मान लो, तो इसमें हम लोग जनरली 28 किलो वोल्ट तक अप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, 11 केवी तक। समझ में आ रही बात, ठीक है, इतना कह सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं 16 केवी, यहाँ तक चलो 16 केवी हम लोग ले लेते हैं। समझिए ये क्या है, अगर मान लीजिए कि हाई वोल्टेज साइड में या वोल्टेज रेटिंग है, कोई सा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग मान लेते हैं हम 33/11 केवी, ठीक है। तो इधर क्या है, हाई वोल्टेज साइड में 33 और लो वोल्टेज साइड में 11, है ना, या प्राइमरी साइड में आप कह लो कि 33 केवी है, लो वोल्टेज साइड में 11 केवी। तो जब हम हाई वोल्टेज साइड में टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो हम कितना वोल्टेज देंगे, 33 किलो वोल्ट है वोल्टेज रेटिंग है, लेकिन वोल्टेज हम अप्लाई कितना करेंगे, वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे 70। देखो डबल से ज्यादा है, क्या है, डबल से ज्यादा, 33 किलो वोल्ट की जगह पे क्या है, 70 किलो वोल्ट हम अप्लाई करके देख रहे हैं। मतलब कह सकते हो कि 33 की जगह हम 70 किलो वोल्ट अप्लाई करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम अप्लाई करके पूरा घंटों भर छोड़ दिए, नहीं, 1 मिनट तक ही अप्लाई किया जाता है, क्योंकि जो स्विचिंग सर्जेस वगैरह होगा वो अधिक टाइम तक नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि वो आएगा तो मतलब 5-5 घंटे तक स्विचिंग सर्जेस हो रहा है, यार स्पार्किंग हुआ थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए होता है वो सब, ठीक है। तो उसी कुछ टाइम के लिए ही यह टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ताकि कुछ टाइम में जो वोल्टेज वेरिएशन होता है या जो वोल्टेज अधिक होगा, तो उस वोल्टेज को ये ट्रांसफार्मर बर्दाश्त कर सके, उस वोल्टेज को टॉलरेट कर सके, विथस्टैंड कर सके। समझ में आ रही बात। तो 33 के भी रहेगा तो 70 किलो वोल्ट करेंगे। अब 11 के भी रहेगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, 28 किलो वोल्ट अप्लाई करेंगे। अब मान लो 440 किलो वोल्ट है, या सॉरी 440 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 किलो वोल्ट अप्लाई करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये इस तरह से कुछ कह सकते हो कि आप टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। देखो और भी वोल्टेज है, मैं आपको एक लिखा दूंगा, डेटा जो भी होगा उसको मैं बता दूंगा आपको, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, फ्रीक्वेंसी में किसी प्रकार का हमने चेंजेस नहीं किया है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे ही हम लोग कर रहे हैं। हालांकि लेबोरेटरी में एक ही टेस्ट किया जाता है, उसी टेस्ट में दोनों को मान लिया जाता है। बता देता हूँ, आगे जब दूसरा टाइप पढ़ेंगे ना तो हम बताएंगे आपको। इसी का 2 टाइप से मैंने बताया ना, एक होता है इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज विथ डबल फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, और एक आपको बोला हाई वोल्टेज टेस्ट विथ एट पावर फ्रीक्वेंसी, 2 प्रकार के। तो ये है, तो दोनों प्रकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने पहले के बारे में करा, ये वोल्टेज जो अप्लाई करेंगे, ये वोल्टेज अप्लाई करके हम लोग किस पे, एट पावर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे ही हम सारा काम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे क्या मैंने बोला, अब देखो जब ये 70
किलो वोल्ट है ये सर। जब ये 70 किलो वोल्ट आप अप्लाई कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि एक झटके में हम 70 किलो वोल्ट पहुंचा देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि एक झटके में हमको 70 किलो वोल्ट पहुंचा देना है। क्या करना है, सबसे पहले आप जो भी होगा प्रोसेस हर जगह सेम होता है। जहां से आप स्टार्ट किए हो जो जो स्टेप आपने फॉलो किया है, ऑफ करने के टाइम में भी आप वही स्टेप फॉलो करके आप मिनिमम पॉइंट तक पहुंचोगे। मतलब कहने का ये है, अगर मान लो कि यहाँ से आप पहले यहाँ आए हो, या आप कह लो कि यहाँ से आप यहाँ तक आए हो, फिर उसके बाद यहाँ आए हो, तो स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ आए हो, फिर यहाँ से यहाँ आए हो, तो जब वापस रिटर्निंग होगा तो यहाँ से पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब कोई भी काम यहाँ पे अभी झटके में नहीं हो सकता, धीरे धीरे परफॉर्म किया जाता है। अब समझना, जब ये 33 किलो वोल्ट के साइड में हम अप्लाई करेंगे वोल्टेज को, तो सबसे पहले ये जो 70 किलो वोल्ट है इसका 1/3 वोल्टेज हम धीरे से घुमा के लाते हैं। ठीक है, कितना 1/3 वोल्टेज को लगभग हम क्या करते हैं, घुमा के लाते हैं। फिर धीरे धीरे उसी को, अभी टाइम नहीं देख रहे हैं, क्या करें, शुरुआत किए कहां से, और पहले 0 था, सब कुछ पहले चेक कर लेंगे कि ऑफ कंडीशन में है कि नहीं। सबको चेक करके पूरा कनेक्शन आपको प्रॉपर्ली चेक करना, क्योंकि हाई वोल्टेज है, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ तो मतलब गए, फॉल्ट भी हो सकता है और एक्सीडेंट होने का संभावना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले सारे इक्विपमेंट को हम लोग चेक कर लिए कि हाँ प्रॉपर कनेक्शन है कि नहीं। प्रॉपर कनेक्शन अगर चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, पैनल पे आएंगे। पैनल पे जो डिमर स्टेट है या फिर जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे 0 पोजीशन से वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। वोल्टेज को सबसे पहले मान लो ये 70 किलो वोल्ट अप्लाई करना है, तो इसका 1/3 वैल्यू हम लेके आएंगे। मतलब ऐसा कह लो आप कि यहाँ से 0 से ये 70 है, तो इसका 1/3 वैल्यू पे लाएंगे। फिर धीरे 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 करके कहाँ पे लाएंगे, 70 किलो वोल्ट तक। समझ में आ रही बात, 0 से स्टार्ट किए, इसके 1/3 वैल्यू तक आए, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट क्या किए, मतलब 70 किलो वोल्ट तक पहुंच गए, है ना। वोल्ट मीटर वहां ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर नहीं लगा, जहाँ पे वेरी करेंगे ना, वोल्टेज वेरी जो किया जाता है, वहीं पे वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सब वहां पे लगा हुआ रहता है ना। लेबोरेटरी में आप देखे होंगे तो अलग अलग वोल्ट मीटर, वॉट मीटर और एमीटर कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ 70 किलो वोल्ट तक आएगा। जैसे ये 70 किलो वोल्ट तक आता है, आप क्या करोगे, 1 मिनट के लिए टाइम देख के, है ना, और घड़ी रहता है, टाइम देख के 1 मिनट तक इसको एज इट इज छोड़ दोगे, कुछ नहीं करना है उसके साथ। जहाँ 70 किलो वोल्ट तक आने के बाद 1 मिनट तक आप उसको छोड़ दोगे। अब 1 मिनट में आप ये चीज देखोगे कि कहीं कोई मतलब अगर मान लो कोई फेल्योर होगा या इंसुलेशन कहीं भी परेशानी होगा, कोई भी डैमेजेस वगैरह इंसुलेशन में रहेगा या कमजोर इंसुलेशन रहेगा, मान लो कि कमजोर कहने का मतलब इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम होगा। समझ रहे बात को, इंसुलेशन रेसिस्टेंस अगर कहीं पे कम होगा तो वो क्या करेगा, शॉर्ट कर जाएगा, और शॉर्ट करने की वजह से ट्रिप कर जाएगा। सर्किट ब्रेकर जो होगा ट्रिप कर जाएगा, ये जो सर्किट ब्रेकर लगा ना, ये क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा। ट्रांसफार्मर तो बच जाएगा, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है ना 70 किलो वोल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाया है ना। अगर 70 किलो वोल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो स्विचिंग सर्जेस की वजह से जो हाई वोल्टेज होगा उसको भी यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा या उसको भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद 1 मिनट तक आपने ऑब्जर्व किया, अगर मान लीजिए कि फॉल्ट हो गया, तब तो आपको ये क्लियर पता चल गया कि हाँ ये हाई वोल्टेज को टॉलरेट नहीं करेगा, हाई वोल्टेज को विथस्टैंड नहीं कर सकता है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं होता है, 1 मिनट तक वह ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में रह जाता है, तो आपको क्या करना है, फिर से उस वोल्टेज को वापस रिड्यूस करना है। मतलब 70 किलो वोल्ट से वापस चलना है, इसके 1/3 पोजीशन पे लाना है, फिर धीरे धीरे, मतलब कहने का मतलब है कि धीरे धीरे स्लोली क्या करना है, वापस 0 पोजीशन पे लेके आना है। फिर आप जो प्रोसेस किए थे, फिर जो भी मेंस वगैरह है या ऑटो ट्रांसफार्मर का स्विच को ऑफ करेंगे, फिर मेंस का स्विच ऑफ करेंगे, इस तरह से आपको रिपीट करना है। समझ में आ रही बात। तो ये क्या था, हाई वोल्टेज टेस्ट। इस प्रकार से हाई वोल्टेज टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं किसी भी लेबोरेटरी में। आपके कॉलेज में जो लैब है वहां पे भी ये परफॉर्म किया जाता है, या इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो वहां पे जो कॉलेजेस हैं उसमें भी हाई वोल्टेज टेस्ट को मतलब परफॉर्म किया जाता है। तो आराम से आप वहां पे देख सकते हो लाइव, या कभी आपको मौका मिलता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, देखो कोई सा ट्रांसफार्मर रहेगा उस पर यह टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, है ना। चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहे या चाहे पावर ट्रांसफार्मर रहे, मतलब
वैसा ट्रांसफार्मर होगा, सारे के सारे ट्रांसफार्मर में ये हाई वोल्टेज टेस्ट एक बार जरूर परफॉर्म किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि कभी भी अगर मान लो बाय चांस हाई वोल्टेज होता है तो उस हाई वोल्टेज को ये ट्रांसफार्मर परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इसको एक बार। देखिए, इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर्ड बाय मेगर डज नॉट गिव आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेशन whether it will withstand the high voltage due to switching surges etc or not। तो वही चीज मैंने बोला था, जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस है उस इंसुलेशन रेसिस्टेंस को आपने मेगर के सहारे मेजर किया था, मतलब हाँ मेजर किया था, नापना कहते हैं मेजरमेंट को हिंदी में। तो आपने मेजर किया था, लेकिन मेजरमेंट के बाद जो भी अमाउंट आया था इंसुलेशन रेसिस्टेंस का या जो भी क्वांटिटी आया था इंसुलेशन रेसिस्टेंस का, उससे ये क्लियर नहीं था कि वह इंसुलेशन रेसिस्टेंस का स्ट्रेंथ जो है इस प्रॉपर ट्रांसफार्मर के लिए या प्रॉपर डिवाइस के लिए टॉलरेबल है कि नहीं, बर्दाश्त करेगा कि नहीं। ठीक है, तो वही चीज ये लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेशन वेदर इट विल विथस्टैंड द हाई वोल्टेज ड्यू टू स्विचिंग सर्जेस और नॉट। जो हाई वोल्टेज होगा उसके वजह से, जो मतलब स्विचिंग सर्जेस के वजह से जो हाई वोल्टेज होगा उसको विथस्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये हम लोग चेक नहीं किए थे। तो इसी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सो फॉर डिटरमाइनिंग दिस हाई वोल्टेज टेस्ट इज परफॉर्म, इस स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। समझ में आई बात? सो हाई वोल्टेज टेस्ट कैन बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग टू वेज। जो हाई वोल्टेज टेस्ट होता है वह दो वे में कनेक्ट किया जाता है, मतलब इसको परफॉर्म करने का दो तरीका है कह लीजिए। पहला है आपका पावर फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज टेस्ट, माने कि जो पावर फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज जो है आपका, उस 50 हर्ट्ज पे ये टेस्ट को क्या करना है, परफॉर्म करना। सो जो भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम कितने फ्रीक्वेंसी पे करेंगे, 50 हर्ट्ज पे। नेक्स्ट कह रहे हैं इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज विद स्टैंड टेस्ट। इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज विद स्टैंड टेस्ट में वोल्टेज आपका हाई रहेगा, मतलब जो वोल्टेज आप इस फर्स्ट वाले कंडीशन में अप्लाई करेंगे तो सेम वोल्टेज आपको अप्लाई करना है इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज विद स्टैंड टेस्ट में, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। तो अब दोनों को हम लोग देखते हैं। देखो जनरली क्या होता है, लैब वगैरह में ये टेस्ट ना परफॉर्म करके इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज विद स्टैंड टेस्ट। समझ में आ रही बात? इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज विद स्टैंड टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं मतलब लैब में, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो अपने लैब में टेस्ट के लिए ये टेस्ट करता है। देखो इसमें तो हाई वोल्टेज है ही, लेकिन किस पे, पावर फ्रीक्वेंसी पे, और इसमें क्या है, हाई वोल्टेज रहता है लेकिन डबल फ्रीक्वेंसी करता है। अगर हाई वोल्टेज पे और डबल फ्रीक्वेंसी दोनों पे ये बर्दाश्त कर रहा है, दोनों को सह ले रहा है, तो स्वाभाविक है कि पावर फ्रीक्वेंसी पे वो बर्दाश्त करेगा। अरे भैया अगर मान लो कोई 10वीं क्लास में गया होगा तो 5वीं क्लास पढ़ के ही तो 10वीं क्लास में गया होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट 10वीं क्लास में एडमिशन लिया होगा। समझ रहे बात को? तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर मान लो पावर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो उसको डबल करेंगे 100 हर्ट्ज, तो मतलब 50 हर्ट्ज से पास करके ही तो 100 पे जाएगा। माने कि अगर 100 पे वर्क कर रहा है तो 50 पे भी वो वर्क करेगा ही करेगा। अगर मान लो कि वोल्टेज 70 पे काम कर रहा है, 70 किलो वोल्ट पे काम कर रहा है, भैया 33 पे भी तो वो काम करेगा ही करेगा। समझ रहे बात, है ना। तो ये चीज है, आप इसको नोट कीजिए। अब एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग पहला टाइप पढ़ते हैं पावर फ्रीक्वेंसी टेस्ट, है ना। अब पावर फ्रीक्वेंसी टेस्ट कह लीजिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज, उस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात? उसी फ्रीक्वेंसी पे रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज मैं बताऊंगा कि कितना वोल्ट अप्लाई करना है कितने वोल्ट के केस में, है ना। तो इसमें क्या है, देखिए समझिए, डायग्राम तो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, वही डायग्राम दोनों के लिए हो जाएगा आपका। जो दोनों टाइप बताए ना, इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज विथ फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी जो था, और पहला क्या था, पावर फ्रीक्वेंसी टेस्ट। तो दोनों के लिए सेम डायग्राम होगा, दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि इन दिस टेस्ट वोल्टेज एट अ पावर फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड टू ईच वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर अंडर टेस्ट व्हाइल रिमेनिंग वाइंडिंग एंड कोर आर कनेक्टेड टू अर्थ। कहने का क्या मतलब हुआ, इस टेस्ट में, इस मतलब ये जो टेस्ट है आपका, इस टेस्ट में क्या होता है, जो वोल्टेज मतलब जिस साइड का लीजिए या जितने वोल्ट को वोल्टेज पे अप्लाई करना है, कहने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए कि 33/11 का ट्रांसफार्मर है ना, 33/11 केवी का ट्रांसफार्मर है, तो इसमें मान लेते हैं कि 33 केवी के साइड में हम अप्लाई करेंगे वोल्टेज को,
ठीक ना, जितना भी वोल्टेज तय किया हुआ स्टैंडर्ड जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को हम 33 केवी के साइड में अप्लाई करेंगे, तो इधर 11 केवी बच जाएगा। तो जितना भी 11 केवी हो गया जो वाइंडिंग रहेगा उसको, और कोर वगैरह जो रहेगा उसको, और फिर जितना भी मेटालिक पार्ट रहेगा उस ट्रांसफार्मर में सबको क्या कर देना है, अर्थ से कनेक्ट कर देना है। समझ में आ रही बात, अर्थ से क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। ऑल मेटालिक पार्ट्स आर टू बी अर्थ, सारा मेटालिक पार्ट को भी क्या करना है, अर्थ कर देना है। फॉर कंडक्टिंग दिस टेस्ट ए स्पेशली डिजाइन्ड टेस्टिंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, द कनेक्शन डायग्राम इज शोन इन द फिगर। देखिए इस ट्रांसफार्मर के लिए एक स्पेशल डिजाइन, और जो रिमर स्टेट की बात कर रहे थे या एक टेस्टिंग ट्रांसफार्मर आप जो लिख रहे हैं, एक स्पेशल टाइप का टेस्ट ट्रांसफार्मर जो है वो डिजाइन किया जाता है ताकि अधिक वोल्ट को अप्लाई कर पाए वहां पे, है ना। बाकी डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, डायग्राम अभी बनाया है, इसके पहले जो था उस डायग्राम को सेम डायग्राम की बात यहाँ पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वेरिएबल हाई वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ वेरिएक। वेरिएक जो होगा क्या हो गया, डिमर स्टेट कह लीजिए या ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसी को क्या बोला जा रहा है, वेरिएक भी बोला जाता है। तो जो भी वेरियस वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा, जितना वोल्टेज चाहिए, डिजायर्ड वोल्टेज जो होगा अलग अलग वोल्टेज के लिए, तो वो हम किसके सहारे ऑब्टेन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वेरिएक या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर कह लीजिए। ए सिमिलर कनेक्शन कैन बी यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द टेस्ट ऑन ए 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज के केस में भी आप क्या कर सकते हो, सेम कनेक्शन रहेगा। अब देखना 3 फेज के केस में चेंजेस आना होगा तो क्या आ सकता है, इसकी ये तो आपका क्या है, मान लीजिए कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये तो सिंगल फेज है ना, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और 3 फेज के केस में हमारा क्या हो गया, ये हो गया। 3 फेज के केस में ऐसा हो जाएगा, ये डेल्टा डेल्टा अगर ट्रांसफार्मर है मान लो, तो 3 फेज के केस में ऐसा होगा। तो यहाँ पे आप इसके अक्रॉस अप्लाई कर रहे थे, अब इसके यहाँ पे क्या करोगे, इसके अक्रॉस अप्लाई करोगे। हाई वोल्टेज इधर मान लो जो भी रहेगा, इधर हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, इधर हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। प्राइमरी साइड इसका ये, प्राइमरी साइड ये, यहाँ पे भी प्राइमरी साइड पे वोल्ट आप अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे तीनों फेज को कनेक्ट करके आपको क्या करना है, प्राइमरी साइड में अप्लाई करना है। फिर सेकेंडरी टाइम में करोगे तो सेकेंडरी साइड में अप्लाई करना है। जब प्राइमरी कर रहे होगे तो इसको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। यहाँ पे अगर इस टर्मिनल से कर रहे होगे तो इस टर्मिनल को शॉर्ट नहीं, अर्थ सॉरी है ना, अर्थ कर देना, अर्थिंग से कनेक्ट कर देना, है ना। बाकी जो भी मेटालिक पार्ट होगा सबको क्या करना है, अर्थिंग से ही कनेक्ट कर देना है। तो वही चीज बोल रहा है कि जैसा डायग्राम इसका है वही डायग्राम इसका भी होगा, नो चेंजेस, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। अंतर ये है कि ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है, क्लियर। उसके बाद कहा जा रहा है कि सर्किट ब्रेकर इज प्रोवाइडेड इन द सर्किट इफ देयर टेक्स प्लेस ए ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन कॉजिंग ए हाई करंट टू फ्लो इन द सर्किट। देखिए क्या कर रहा है कि एक सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ, ध्यान से देखो, ऑटो ट्रांसफार्मर जो बना हुआ था, डायग्राम जो आपने बनाया है उस डायग्राम में एक सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ। अगर मान लो कि किसी भी तरह का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होगा इन द सेंस कहने की फॉल्ट होगा किसी भी प्रकार का, अगर डैमेज होने का पॉसिबिलिटी रहेगा, अगर ब्रेकडाउन होता है या फॉल्ट होता है तो डैमेज होने का चांस रहेगा। ब्रेकडाउन कह सकते हो कि इंसुलेशन ऑफ अ फेल्योर कह लो, है ना। जो इंसुलेशन आपने दिया है वह इंसुलेशन फेल कर गया, अब उस पर अप्लाई वोल्टेज की है, वह इंसुलेशन बर्दाश्त नहीं किया, शॉर्ट करेगा। शॉर्ट करेगा तो क्या होगा, हाई करंट फ्लो करेगा, और हाई करंट फ्लो करने की वजह से जो ट्रांसफार्मर है वह भी डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज से बचने के लिए, ताकि ट्रांसफार्मर डैमेज नहीं हो, उस डैमेज से बचने के लिए क्या किया जाता है, सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। अगर मान लो किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा और ट्रांसफार्मर जो रहेगा सेफ रहेगा, मतलब बच जाएगा। फिर कहते हैं अलग अलग वोल्टेज जो होगा, ठीक है, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द टेस्ट वोल्टेज इज गिवन इन द टेबल। एक टेबल है, उस टेबल में जो अलग अलग वोल्टेज दिया हुआ है उस वोल्टेज को आप ध्यान में रखना है आपको कि कितने कितने वोल्ट को अप्लाई किया जाता है कितने वोल्ट पे, है ना। अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे दिया रहेगा, मैं बताता हूँ अभी, जस्ट एक टेबल के फॉर्म में आपको बताता हूँ, है ना। इसको अगर आप लिख लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। जो अप्लाइड वोल्टेज होगा या फिर आप कह सकते हैं वोल्टेज रेटिंग जो ट्रांसफार्मर का रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, इसको समझिए। ये वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर है, मतलब ट्रांसफार्मर का जो रेटेड वोल्टेज होगा ना वो ये रहेगा। जैसे कि कहने के लिए आपको बोला जाए कि मान लीजिए ये 33/11 केवी ये वोल्टेज रेटिंग है किसका, ट्रांसफार्मर का, मतलब ये ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी वोल्टेज रेटिंग है। तो अगर ये 33 केवी के साइड में हम अगर टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमको कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, 70 किलो वोल्ट, मतलब टेस्टेड वोल्टेज है 70 किलो वोल्ट।
और रेटेड वोल्टेज जो है ट्रांसफार्मर कितना है 33 किलो वोल्ट। समझ में आई बात। तो इसी प्रकार से कुछ इस पर है, आप देखिएगा इस चीज को। अगर मान लीजिए जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है अगर 3.3 केवी है, मैं ट्रांसफार्मर का रेटिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, जो केवीए में होता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वोल्टेज रेटिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। जो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, जो ट्रांसफार्मर का कभी आप नेम प्लेट देखिएगा ना, तो ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे वहां पे मेंशन किया हुआ रहेगा वोल्टेज रेटिंग, कौन सा ट्रांसफार्मर है 33/11 के भी वोल्टेज रेटिंग का, या फिर 11/440 या जो भी है, वहां पे रेटिंग मेंशन किया हुआ रहता है। तो मैं ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेटिंग की बात कर रहा हूँ, ना कि पावर रेटिंग की। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे अगर मान लो वोल्टेज में 3.3 केवी है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 16 केवी वोल्ट को क्या करना, अप्लाई करना है, 16 किलो वोल्ट को अप्लाई करना है, और 1 मिनट तक उसको एज इट इज छोड़ देना है, देखना है कि वह टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर 6.6 केवी रहेगा तो 22 किलो वोल्ट अप्लाई करना है, 11 केवी रहेगा तो 28 किलो वोल्ट अप्लाई करना है। देखिए ये दोनों वैल्यू आप इसको याद रखिएगा, ये रेगुलर यूज होता है, क्योंकि 33 और 11 का अक्सर यूज होता है। 11 जो 440 वोल्ट भी रहता है ना, तो उसमें 28 किलो वोल्ट देके हम लोग चेक कर लेते हैं। जनरली 16 किलो वोल्ट हम लोग अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब बुक के लोग। लेकिन जब परफॉर्म कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वगैरह में, जो टेस्ट किया जाता है वहाँ 28 के भी देके चेक कर लेता है एलबी साइड में भी, या आप कह लो कि 16 के भी ही अप्लाई करो, क्यों इधर उधर करना, जो दिया हुआ है उसी पे अप्लाई करेंगे। 16 के भी अप्लाई करेंगे कहाँ पे, 440 किलो वोल्ट होगा, या 3.3 के भी से जो भी नीचे वोल्टेज रहेगा, 3.3 के भी से जितना भी नीचे वोल्टेज रहेगा सब पे हम 16 किलो वोल्ट अप्लाई करके टेस्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात। 6.6 केवी पे 22 हो गया, इन दोनों को याद रखिएगा। 33 केवी पे कितना अप्लाई करेंगे, 70 किलो वोल्ट। 66 किलो वोल्ट पे हम लोग 140 किलो वोल्ट अप्लाई करते हैं। सोचो 66 किलो वोल्ट है, लेकिन इसको जब हम टेस्ट करते हैं तो कितने वोल्ट अप्लाई करते हैं उसमें, 140 किलो वोल्ट। रेटिंग वोल्टेज जो है, रेटेड वोल्टेज उससे कहीं ज्यादा हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। 110 किलो वोल्ट में 230 किलो वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, 132 में 275 किलो वोल्ट, और 250 किलो वोल्ट में 460 किलो वोल्ट। इस तरह से हम वोल्टेज को अप्लाई करके बारी बारी से चेक करते हैं कि ट्रांसफार्मर विथस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं, है ना। तो ये था, इसको आप लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब उसका अगला प्रोसीजर जो है उसका, वो भी लिख लीजिएगा आप। कुछ इस प्रकार से है कि एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग द टेस्ट ए वोल्टेज लेस देन 1/3 ऑफ द टेस्ट वैल्यू इज अप्लाइड एट द बिगिनिंग। मैंने आपको बोला था ऑलरेडी कि अगर मान लो कुछ इस प्रकार से आप जाते हो, ये 0 है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये 28 किलो वोल्ट है, या ऐसा कह लो कि ये यहाँ पे 28 किलो वोल्ट है, तो ठीक है, यहाँ पे आप कह लो 70 किलो वोल्ट है। यहाँ से आप क्या करोगे, ऐसे धीरे धीरे बढ़ोगे। अगर मानते हैं कि 11 किलो वोल्ट के लिए हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से बढ़ेंगे धीरे धीरे, पहले यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर यहाँ तक पहुंचेंगे। समझ में आई बात। ये 28 किलो वोल्ट जैसे ही होगा वहां पे हमें रुक जाना है, 1 मिनट के लिए ट्रांसफार्मर को एज इट इज छोड़ देना है। उसके बाद जैसे ही 1 मिनट होता है, फिर वापस जो भी रहेगा वोल्टेज को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके 0 पे लाना है, फिर ऑफ करना है, टर्न ऑफ भी करना है, ऐसा नहीं कि ऑन ही छोड़ देना है, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रिकॉशन होता है ना, उसका एक रूल होता है, जो टेस्टिंग होता है ना, उसका एक रूल होता है कि जैसे जैसे आप स्टार्ट किए हो ना, सिमिलरली वैसे वैसे ही फिर आपको फिनिश भी करना है, ऑफ भी करना है ना। तो क्या करना है, शुरुआती में हम लोग क्या किए, जो वोल्टेज था उसका 1/3 वोल्ट को अप्लाई किए, और अप्लाई करने के बाद फिर धीरे धीरे पहुंचे इसके फुल वोल्टेज पे, और फिर जब 1 मिनट तक छोड़े, रिड्यूस होने के बाद फिर ये वापस यहाँ पे कर देना है। ये हो गया। It is then increased gradually to full test value and maintained for 60 सेकेंड। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना, ये 60 सेकेंड जो है इसको ध्यान में रखिएगा कि 28 किलो वोल्ट के आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 60 सेकेंड तक छोड़ देंगे। ये 1 मिनट जिसको मैं बोल रहा हूँ बार बार, यहाँ तक छोड़ देंगे। देन इट इज रिड्यूस टू लेस देन 1/3 टेस्ट वैल्यू एंड देन सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। जैसे यहाँ तक हम 1 मिनट तक छोड़ेंगे, 1 मिनट पूरा हुआ, रिड्यूस करके आप 0 पे आ जाओ, समझे, 0 पे आ जाओ, फिर सप्लाई जो होगा उसको ऑफ कर दो। अब इसमें ऑब्जर्व क्या किया जाता है, ये जो टेस्ट किया गया, इस टेस्ट में ऑब्जर्व क्या किया जाता है, ये देखिए। इट इज ऑब्जर्व दैट वेदर एनी फेल्यूर ऑफ इंसुलेशन अकर्स और नॉट ड्यूरिंग द टेस्ट। तो यहाँ पे है कि ऑब्जर्व करने के नाम पे इसमें क्या है कि ये ऑब्जर्व करना है कि टेस्ट के दौरान, जब टेस्ट को परफॉर्म किया जा रहा था, तो उस टेस्ट के दौरान किसी भी प्रकार का कोई इंसुलेशन फेल्योर हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। समझ में आई बात। यही चेक करना है ना कि अगर मान लो इंसुलेशन फेल्योर होता तो कहीं ना कहीं शॉर्ट होगा तो ट्रिप कर जाएगा, मतलब
जो अगर ट्रिप हो गया तो ऐसा आप मान लोगे ना कि इंसुलेशन फेल है। अगर आप अधिक वोल्टेज जैसे स्विचिंग वगैरह की वजह से अगर अधिक वोल्ट होगा तो फिर ट्रांसफार्मर वर्क नहीं कर पाएगा फील्ड वगैरह में, है ना। अरे जहाँ पे लगाते हैं जो साइट होता है वहां पे जो लगाते हो उसको हम लोग फील्ड बोल रहे हैं, ठीक। तो वहां पे ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा, तो फिर उसमें क्या किया जाता है, रेक्टिफिकेशन किया जाता है कि नहीं इंसुलेशन और बढ़ाना पड़ेगा। हर एक जगह की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रांसफार्मर के अंदर जितने प्लेस पे आप इंसुलेशन टेस्ट परफॉर्म करोगे उतने ही प्लेस पे चेक कर लिया जाता है किसको, हाई वोल्टेज टेस्ट को। हालांकि सिर्फ वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, वोल्टेज को क्या करते हैं अप्लाई करके हम लोग सारा चेक हो जाता है एक बारी में। ऐसा नहीं है कि अलग अलग चेक करते हैं, एक बार प्राइमरी कर लोगे एक बार सेकेंडरी कर लोगे, यही हो जाता है हाई वोल्टेज टेस्ट। समझ में आ रही बात। थोड़ा सा इसमें आप सोच सकते हो कि उसका कैपेसिटी 11 केवी का है और अप्लाई 28 किलो वोल्ट का, पूरा ट्रांसफार्मर गनगना गया होगा, है ना। पूरा जो इंटरनल होगा जितना भी वोल्टेज होगा कितना बर्दाश्त कर रहा होगा। जैसे कि अगर बोला जाए कि आपका कैपेसिटी है 20 केजी का, मतलब 20 केजी उठाने का कैपेसिटी, आपके ऊपर 40 केजी वजन मैंने दे दिया। अब चेक कर रहे हैं 2 मिनट तक कि बर्दाश्त कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर मान लो बर्दाश्त कर रहे हो तो इतना समझ सकते हैं कि नहीं 20 से अगर कभी जरूरत पड़ने पे 30 किलो भी अगर हो जाता है तो आप 30 किलो को उठा सकते हैं। 40 किलो तक भी होगा तो आप उसको मतलब उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक ले, कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू, कुछ समय के लिए कर सकते हो। समझ में आ रही बात। तो वही चीज सेम यहाँ पे भी रिपीट होता है किसमें, हाई वोल्टेज टेस्ट में। क्लियर है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा हाई वोल्टेज टेस्ट क्या होता है, हाई वोल्टेज टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, है ना। बाकी दूसरा प्रकार जो है इसका हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।